हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th and 5th ऑफ सितंबर के करेंट अफेयर्स। ओके, एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी अबाउट द करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको 4 पार्ट्स में मिलते हैं और 4 अलग अलग फैकल्टीज इनको डील कर रही हैं। डेली सीए आप फॉलो करते हैं तो डेली सीए में ऑब्वियस सी बात है मैं ही आपको मिलने वाली हूँ। वीकली सीए को लेंगी जानवी मैम, वहीं मंथली सीए को डील करेंगी ऋचा मैम। और अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा है और उसको फाइनेंशियल न्यूज़ को इन डेप्थ स्टडी करनी है तो फाइनेंशियल न्यूज़ को डील कर रही है पायल मैम। तो आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा आप देख सकते हैं। डेली सीए तो आप फॉलो कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आप वीकली को फॉलो कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आप मंथली को भी फॉलो कर सकते हैं। डेली सीए की जो पीडीएफ होती हैं वो परचम के टेलीग्राम पे अवेलेबल होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम से डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप प्ले स्टोर में जाके परचम एप्लीकेशन से भी हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो के एंड में हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके है, सो स्टार्ट कर लेते हैं 4th and 5th सितंबर के करेंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत होगी आज के इंपॉर्टेंट डे से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज है नेशनल टीचर्स डे। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, नेशनल टीचर्स डे अलग होता है एंड वर्ल्ड टीचर्स डे अलग होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, उनके सम्मान के लिए 5th ऑफ सितंबर को हर साल हम नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे सारे गुरुजनों को, आपके सारे गुरुजनों को हैप्पी टीचर्स डे। थोड़ा सा हम टीचर्स डे के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? सोसाइटी में जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है उसे याद करने के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है टीचर्स की उसको याद करने के लिए हम नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन बेसिकली हम अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट, 2nd नंबर के प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारी कंट्री के 2nd नंबर के प्रेसिडेंट, 2रे नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ऐसा प्रेसिडेंट 1962 टू 1967 सर्व किया है। यही नहीं, हमारी कई सारी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी 1931 से 1936 तक रहे हैं। वहीं वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के भी वाइस चांसलर रहे हैं। इन्होंने सक्सीड किया था मदन मोहन मालवीय जी को 1939 में। क्लियर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारी कंट्री के वो पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न सम्मान भी मिला था 1954 में। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन 1954, 1954 में। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम 5th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द यूनेस्को, यूनिसेफ एंड ILO। क्लियर? इसके अलावा मलाला जी जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, हम उसको देखेंगे। 1 book, 1 pen, 1 child and 1 teacher कैन चेंज द वर्ल्ड। और ये बहुत ही सही बात है। ठीक है, चलिए इसके अलावा द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी हम आज ही के दिन 5th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 5 सितंबर को कोलकाता में मदर टेरेसा की डेथ हुई थी और उन्हीं की याद में बेसिकली हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। मदर टेरेसा भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रही हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 5th ऑफ सितंबर को क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा की डेथ होती है कोलकाता में। सबसे पहले 2011 में हंगरी ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था और उसने फिर यूनेस्को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कहा कि आप इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट करो। तो इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास कर देती है और फिर रेजोल्यूशन पास करने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। कब? दिसंबर 17, 2012 में। और फिर डिसाइड किया जाता है कि हर साल 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए 2012 से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में।
आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में मदर टेरेसा किस कंट्री से बिलोंग करती थी। बाद में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को लिया, लेकिन ओरिजिनल बर्थ प्लेस उनका क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन बनती है 1948 में। इन्होंने कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज को ओपन करने का काम हमारी कंट्री में किया है, कोलकाता में किया है। बहुत सारे इन्होंने वर्क किए हैं, सोशल वर्क के लिए जानी जाती हैं बेसिकली, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा और कई कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके चैरिटेबल वर्क के लिए 1962 में रमन मैग्नेसिस पीस प्राइज दिया गया था, 1962 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 1969 में दिया गया और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया है 1980 में। इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया गया था 1979 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड 5 सितंबर 1997 में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 87 ईयर्स कोलकाता में। आपको बताना है बर्थ प्लेस क्या है मदर टेरेसा का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमने देखे जहां से वन लाइनर में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं जो न्यूज में है। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पर पीवी सत्यनारायण, जिन्हें डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और इन्होंने एक नई वैरायटी ऑफ राइस को कल्टीवेट किया है जो कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज को भी बियर कर सकती है। सो पीवी सत्यनारायण रिसीव डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। तो पीवी सत्यनारायण जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है कहाँ पर, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। इन्हें 8th नंबर का डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया है। क्यों? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है। इसमें कोई भी नेशन का बैरियर नहीं होता कि इंडियन को ही दिया जाएगा। कोई भी साइंटिस्ट, कहीं का भी साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने हाई यील्डिंग राइस वेराइटी को डेवलप किया है जो कि एनवायरमेंट चैलेंजेस को फेस कर सकती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम एमएस स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में। इस अवार्ड की शुरुआत 2004 में की जाती है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में, जिन्हें हम इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कोई भी पर्सन जो एग्रीकल्चर रिसर्च में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है, उन्हें ये प्राइज दिया जाता है जिसमें प्राइज मनी 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए होते हैं। आजकल एग्जाम में ना जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं तो उन अवार्ड्स में बेसिकली क्या प्राइज मनी है ये भी एग्जाम में लगातार देखा जा रहा है। अगले पर्सन है हमारे शक्तिकांत दास। हम सभी को पता है ये आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्हें बेस्ट सेंट्रल बैंकर अवार्ड 2023 दिया गया है। आइए हम पूरी न्यूज़ को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास रैंक टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबली बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में जगह मिली है। ये A+ रेट के, इनकी रेटिंग क्या है, A+ है इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंकिंग रिपोर्ट कार्ड 2023। बेसिकली 1994 से 1994 से इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया जाता है जो अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक हैं, उनके जो गवर्नर्स हैं, बेसिकली किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी को कैसे रन कर रहे हैं, और जब पैंडेमिक या ऐसी कोई क्राइसिस आती है किस तरीके से कंट्री को रन किया जा रहा है। तो उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया जाता है। 1994 से इस रिपोर्ट कार्ड को पब्लिश किया जा रहा है और इस रिपोर्ट कार्ड में ग्रेडिंग होती है A to F यहाँ पर ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कैसा आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे A+ रेटिंग दी गई है हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। ठीक है, किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। चलिए अगली पर्सन के बारे में हम बात करते हैं और इन्हें ब्रिक्स का इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है सांता थोथम, ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स। तो सांता थोथम को ब्रिक्स में वर्ल्ड इनोवेशन सम्मान दिया गया है और बेसिकली ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं।
ठीक है। ये तेलंगाना की चीफ इनोवेशन ऑफिसर है शांता, और इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, जो कि कहाँ हो रही थी, मॉस्को में हो रही थी। इन्होंने बेसिकली हमारा जो SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि SDG 4 है क्या। तो SDG 4 बेसिकली इंश्योर करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल। तो यहाँ पे एजुकेशन फॉर ऑल की बात बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में की जाती है। तो इन्होंने इसी सेक्टर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए ब्रिक्स इनोवेशन अवार्ड इन्हें दिया गया है। बेसिकली ये अवार्ड जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल कंक्लूडेड इन नेपाल। रिसेंटली ये फेस्टिवल कंक्लूड हुआ है। 1 से लेकर 3 सितंबर तक ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसमें कई सारी कंट्रीज के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इन सारी कंट्रीज के जो वेरियस आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, डांसर, म्यूजिशियन, लिटरेचर वर्क जिन्होंने किया है, वो सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इस फेस्टिवल में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है यशस्वी साहित्य सम्मान। यशस्वी साहित्य सम्मान यहाँ पर दिया जाता है। जो कुछ नोटेबल पर्सनालिटी होती हैं उनको बेसिकली अवार्ड दिया जाता है, जिसमें प्रोफेसर अवधेश प्रधान शामिल है, राइटर एक्ट्रेस दिव्या दत्त शामिल है, प्रोफेसर माधव प्रसाद और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला यहाँ पे शामिल हैं। पहली बार यहाँ पर एक नया अवार्ड शुरू किया गया, स्टार्टिंग की गई एक नए अवार्ड की। उस नया अवार्ड का नाम है यशस्वी बुक प्राइज। यशस्वी बुक प्राइज अभी रिसेंटली इसी साल से शुरू किया गया है, और अलग अलग कैटेगरी, फिक्शन, नॉन फिक्शन नॉवल, इसके अलावा आपने इंग्लिश में पोइट्री की है, हिंदी में की है, या किसी भाषा में ट्रांसलेशन किया है किसी बुक का, ऐसे सारे कई सारी वेरियस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से आप इनको पढ़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो है लखपा देंदी शेरपा। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है हिमालयन मैवरिक, इसे जो है यहाँ पर यशस्वी बुक प्राइज सम्मानित किया है। बाकी एडिशनल नाम आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, पर लेस इंपॉर्टेंट है, ना ही पढ़े तो बेटर है। कितना याद रखोगे, है ना, जितना थोड़ा बहुत है वो याद रखो, काफ़ी है। चलिए बात कर लेते हैं डूरंड कप के बारे में। रिसेंटली इसका 132 नंबर का एडिशन कंक्लूड हुआ है। डूरंड कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में की गई थी। 132वें नंबर का संस्करण डूरंड कप का रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। जो फाइनल मैच खेला गया था डूरंड कप का, वो मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल के बीच में खेला गया था। ईस्ट बंगाल को डिफीट करके आफ्टर 23 ईयर्स, 23 सालों के बाद मोहन बगान ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। ये मोहन बगान की 17th नंबर की डूरंड कप का ट्रॉफी टाइटल है। ठीक है, लास्ट टाइटल इन्होंने अचीव किया था वो 2000 में किया था। लास्ट टाइटल कब अचीव किया था इन्होंने? 2000 में। अब 2023 में इनको टाइटल मिला है, मतलब 23 ईयर्स के बाद इन्होंने डूरंड कप का टाइटल अपने नाम किया है। आपको ये भी बता दो कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जो है वो सबसे सक्सेसफुल टीम है जिनके पास सबसे अधिक मात्रा में ट्रॉफी है डूरंड कप की। डूरंड कप मैंने बताया आपको कि ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का, और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। डूरंड कप का जो फाइनल मैच है वो 3 सितंबर को खेला गया। कहाँ पर खेला गया ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में बेसिकली फाइनल मैच को खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा मेंस हॉकी 5S एशिया कप। इसका फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को और मेंस हॉकी 5S एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। आइए हम पूरी न्यूज़ को यहाँ पे समझेंगे। ओके, सबसे पहले है इंडिया मेंस हॉकी टीम बीट पाकिस्तान टू विन मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023। जैसा कि हमने बताया, ये जो फाइनल मैच हुआ था वो ओमान में खेला जा रहा था। फाइनल मैच कहाँ खेला जा रहा था? ओमान में खेला जा रहा था। और इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया की जो टीम है, हॉकी टीम, वो क्वालिफाई कर गई है FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान 2024 में। तो ओमान में 2024 में FIH मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप होना है। इसके लिए भी इंडिया की हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई कर रही है।
ठीक है, यहाँ पर इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को डिफीट किया है और हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है दिलीप तिर्के और इन्होंने हमारी इंडिया की हॉकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है। ओके, चलिए अब बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले है यूपी। तो यूपी में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना की जो राशि है, जो मनी दी जाती थी, उसको इंक्रीज कर दिया है, इसलिए ये पूरी न्यूज़ चर्चा में है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना from 15,000 to 25,000 from the financial year 2024 to 2025। तो किस राज्य सरकार ने 15,000 से जो राशि है वो 25,000 कर दी है आपकी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की? तो आंसर हो जाएगा यूपी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इस स्कीम की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 लखनऊ उत्तर प्रदेश में होती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी की स्कीम है। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 में होती है, जिसमें किसी फैमिली की जो गर्ल चाइल्ड है उसको 15,000 रुपीज़ दिए जाते थे। इसको बढ़ा के 25,000 करने की बात की है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। बेसिकली ये जो मनी है वो 6 अलग अलग फेजेस में दी जाती है। मतलब जैसे कि लड़की का जन्म हुआ तो 5,000 भेज दिया, फिर स्कूल जाना शुरू हुआ तो 2,000 भेज दिया, ऐसे ऐसे करते करते 18 साल की उम्र तक पूरे आपके यहाँ पे 15,000 रुपये भेजे जाते हैं, जिनको बढ़ाकर 25,000 यहाँ पर कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक टर्म यूज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, सेस। क्या होता है ये? टैक्स के ऊपर जनरली जो गवर्नमेंट किसी एक स्पेशल कॉज के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है उसको हम सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक आ गया, कोरोना में हमें ज़रूरत पड़ी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कोविड सेस लगा दिया। स्वच्छ भारत अभियान चलता है तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान सेस लगा दिया। तो ऐसे जब हम टैक्स के ऊपर कुछ स्पेशल कॉज के लिए सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक एक्स्ट्रा जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम सेस कहते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो 15% एग्रीकल्चर सेस है वो रिमूव कर दिया जाएगा एलपीजी से। मतलब गैस सिलेंडर के जो प्राइस है उनमें थोड़ी कमी आने की प्रोबेबिलिटी है। गवर्नमेंट हैज रिमूव द 15% एग्रीकल्चर सेस, also called Agriculture Infrastructure and Development Cess, AIDC का फुल फॉर्म याद रखेंगे। AIDC मतलब Agriculture Infrastructure and Development Cess है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 के बजट में। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2021 के बजट में यूज किया था। नाम से समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट, रिसर्च और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज किया था जिसका नाम था यहाँ पर एग्रीकल्चर सेस, और इसको बेसिकली हटाया जा रहा है। जो एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं उससे 15% फ्रॉम द 1 सितंबर on import of LPG, liquefied propane and liquefied butane starting from 1st of September। इसके अलावा जो क्रूड पाम ऑयल है उस पर भी ये जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। ठीक है, सेस क्या होता है? काइंड ऑफ स्पेशल पर्पस टैक्स होता है विच इज लिवाइड ओवर एंड अबव बेसिक टैक्स रेट। डन। तो 15% किससे हटाया जाएगा? एलपीजी से हटाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है 1 सितंबर से। नेक्स्ट बात करते, काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा में मुद्दा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत लंबे समय से डिमांड है, कोई आज की नई कहानी नहीं है। हमेशा ये होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस से ज़्यादा इलेक्शन पे फोकस करती है, क्योंकि हर 6 महीने में किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, और जब किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कैंपेन में लग जाते हैं और उन स्टेट में जाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, स्पीच देते हैं, एड्रेस करते हैं, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कर्नाटका में इलेक्शन है या यूपी या राजस्थान में इलेक्शन है तो आपने देखा होगा पीएम मोदी भी जाएंगे, अपना भाषण देंगे। तो लगातार यहाँ पे डिमांड थी कि यार वन कंट्री है तो वन इलेक्शन होना चाहिए, कि जिससे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस पे ध्यान दे, ना कि इलेक्शंस पे। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 8 मेंबर की एक हाई लेवल कमिटी, एक पैनल बनाया है,
और जो रिव्यू करेगा कि किस तरीके से हम वन नेशन वन इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की हमको रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से बजट में चेंज आएगा, क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, इस पूरे पे चर्चा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बनाई गई है और जिसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। आइए हम बात कर लेते हैं इस इलेक्शन कमीशन के बारे में, इस कमेटी के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 8-member हाई लेवल कमेटी, एक 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो एग्जामाइन करेगी वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके चेयरमैन है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसके अलावा कुछ और मेंबर हैं, जैसे कि इस कमेटी में अमित शाह जी होंगे, कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी जी होंगे, फॉर्मर राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह, और ऐसे कई सारे मेंबर्स से ये कमेटी बनाई गई है। स्पेशल इन्विटेशन किसको भेजा है, तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल को भी यहाँ पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए स्पेशल इन्विटी भेजा गया है। क्लियर। अब ये क्या करेगी, तो बेसिकली इनका कहना है कि अलग अलग समय पे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो क्यों ना साथ ही साथ लोकसभा के और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को कंडक्ट करा लिया जाए, तो जिससे पैसा भी बचेगा, सरकार भी गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगी। और बार बार यूथ में भी क्या होता है ना कि आज सरकार बनी, कल क्या हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो गई, वापस इलेक्शन होने लगे, तो इतनी फुर्सत होती नहीं है कि बार बार जाके आप वोट करो। तो इससे जनता भी परेशान है कि हमने तो लीडर को चुना था और बाद बीचों बीच में 2 साल में 2.5 साल में गवर्नमेंट गिर गई, तो ऐसे भी कई सारे केसेस आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कमेटी बनाई जा रही है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी स्टेट असेंबली में पास होता है तो इलेक्शन नहीं होंगे, जो मेंबर्स हैं उनको उन्हीं में से आपको आपस में चुनकर एक लीडर अपॉइंट करना होगा। तो इस तरीके की बातें इस कमेटी के द्वारा कही जा रही हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। द इलेक्शन to the House of the People and Legislative Assembly of the state were mostly held simultaneously from 1951 to 1967. 1951 से 1967 तक लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो इलेक्शंस होते थे वो साथ साथ होते थे, लेकिन उसके बाद से कभी प्रेसिडेंट रूल आ गया, कभी सरकार गिर गई, तो इस तरीके से आगे पीछे पूरी कहानियां हो चुकी हैं। इसलिए इस हाई लेवल कमेटी को बनाया गया है जिससे साइमल्टेनियसली लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायतों के इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा सके और जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया जा सके। लेकिन यहाँ पर इस सारा का सारा कहानी स्टेट से एसोसिएटेड है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना है तो लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास कराने के अलावा आपको स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। द कमेटी विल ऑल्सो एग्जामाइन द लॉजिस्टिक एंड मैन पावर इंक्लूड। अब अगर आप साइमल्टेनियसली लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं तो मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी। मैन पावर ज़्यादा के साथ साथ जो आपकी EVM मशीन्स वगैरह हैं और टोटल जो कॉस्ट आएगी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उन सारे बातों पे भी चर्चा करना है, डिस्कशन करना है, इसलिए इस कमेटी को तैयार किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी गेट्स नवरत्न स्टेटस। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया गया है। नवरत्न स्टेटस दिया गया। बेसिकली कोई भी कंपनी अगर अपना टर्नओवर इंक्रीज करती है, प्रॉफिट दिखाती है, तो ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनी रत्न से नवरत्न में कन्वर्ट कर सकती है। पहले ये नवरत्न मिनी रत्न कंपनी हुआ करती थी, अब इसको नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आपका कंपनी होगी इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगे और इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब किस तरीके से कि ये 1000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। ठीक है, इतनी चीजें। तो ये बात है कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कंपनी है उसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इस कंपनी के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो हम देखेंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बेसिकली जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेज है और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर काम करती है। इसका मेन काम है फर्टिलाइजर और केमिकल का प्रोडक्शन करना। इस कंपनी का फॉर्मेशन 1978 में हुआ था और ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टेट ओन फर्टिलाइजर इन इंडिया और 4th लार्जेस्ट यूरिया प्रोडक्शन इन इंडिया भी यही कंपनी करती है। ओके, नेक्स्ट है टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड।
बेसिकली दिल्ली मेट्रो ने एक नया कहानी शुरू किया है, हम उस कहानी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो कहानी? अभी G20 की मीटिंग्स चल रही हैं अलग अलग जगहों पे, कई सारे डेलीगेट्स जो है वो दिल्ली आते रहते हैं, इंटरनेशनल विजिटर आते रहते हैं। अगर उनके पास समय है तो दिल्ली के जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वो विजिट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली इस नए कार्ड की शुरुआत दिल्ली मेट्रो ने की है। सो दिल्ली मेट्रो टू स्टार्ट सेलिंग टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड एट सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन, कुछ सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन पे इनकी बिक्री की जाएगी और ये डेडिकेटेड काउंटर्स पे ही ये कार्ड अवेलेबल होंगे, केवल उन लोगों के लिए जो G20 डेलीगेट्स हैं, इंटरनेशनल विजिटर हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं दिल्ली को। अगर उनके पास ये जो कार्ड होगा, ये जो कार्ड है वो 1 दिन की वैलिडिटी का भी होगा और 3 डेज की वैलिडिटी का भी होगा और इनको बार बार फिर मेट्रो टिकट वगैरह परचेज नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उस कार्ड को लेने के बाद वो आसानी से मेट्रो में अनलिमिटेड राइड्स को ले सकते हैं और दिल्ली को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, CCI ने क्लियर कर दिया है एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को। तो फाइनली अब यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होने वाला है। आइए इसके बारे में बात करेंगे। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है। दिल्ली में हेड ऑफिस है और 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रीन सिग्नल दे दिया है टू मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड विस्तारा। एयर इंडिया तो आपको पता ही टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड की ही सब्सिडरी है। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद जो नई एंटिटी होगी उसका नाम है TSAL, मतलब टाटा सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। आप इसको ऐसा ले लीजिए, टाटा SIA एयरलाइन लिमिटेड। बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर होगा टाटा ग्रुप और विस्तारा का, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस का टाटा ग्रुप के इसमें 51% शेयर होंगे और सिंगापुर एयरलाइंस के इसमें आपको 49% शेयर देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। सबसे पहली बात, IIT गुवाहाटी और असम की एक रिफाइनरी है जिसका नाम है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IIT गुवाहाटी ने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है और ये दोनों मिलकर एक टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसके जरिए बैम्बू डस्ट से ये ग्रीन कार्बन को जनरेट करें। प्रोडक्शन ऑफ मार्केटेबल ग्रीन कार्बन फ्रॉम द बैम्बू डस्ट। नेक्स्ट है, अमेजॉन ने पार्टनरशिप की है इंडियन पोस्ट और रेलवे के साथ इंटरनेशनल डिलीवरीज के लिए। अब फोन पे जो है वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, इसलिए इसने अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फोन पे एंटर ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग विथ अ न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम है Share.Market। उदय कोटक जो कि CEO थे कोटक महिंद्रा बैंक के, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और इनके रिजाइन करने के बाद दीपक गुप्ता इंतरिम चार्ज को फिलहाल संभाल रहे हैं। जब नई अपॉइंटमेंट होगी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले हमने इनके बारे में न्यूज़ डिस्कस की थी जो कि फॉल्स थी, लेकिन अब फाइनली फिर से न्यूज़ यहाँ पर आई है और सभी न्यूज़पेपर, द हिंदू और जितने भी आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर देखते हैं सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो आई थिंक अब ये न्यूज़ ऑथेंटिकेट होगी। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैथ स्ट्रिक, ही पास्ड अवे रिसेंटली और लंबे समय से बीमार थे, हॉस्पिटल में भी थे। कुछ समय पहले भी इनके बारे में ये अफवाह आई थी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 12 फीट का महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू अनवील किया है और एक गांधी वाटिका को भी इनॉग्रेट किया है, गांधी दर्शन नियर राजघाट इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने और इन्होंने फॉर्मूला 1 में हिस्ट्री क्रिएट की है कि कॉन्जुगेटिव सक्सेसफुली 10 अलग अलग ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है जेट एयरवेज के फाउंडर। तो जेट एयरवेज के फाउंडर कौन है? नरेश गोयल। इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो इनको अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फाउंडर है जेट एयरवेज के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान में एक टाइफून आया हुआ है जिसका नाम है हाईकुई। तो हाईकुई टाइफून कहाँ आया हुआ है? आंसर हो जाएगा ताइवान में आया हुआ है। ठीक है, काफी इसने नुकसान पहुंचाया है। अंत में बात करेंगे कुछ MCQ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, NCERT और यूनेस्को ने मिलकर कौन सी नई बुक या कॉमिक बुक को रिलीज किया है? तो हम सभी को पता है लेट्स मूव फॉरवर्ड एक नई कॉमिक बुक आई है, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्टेट ऑफ USA ने
अक्टूबर मंथ को हिंदी हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है, तो हिंदू हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है किसने? जॉर्जिया ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who has been appointed as the Principal Director General of आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विस डिवीजन? एनएसडी और आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वसुधा गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, has been appointed as the new CEO and the chairman of the railway board? तो आंसर हो जाएगा जया वर्मा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कल मैंने इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया था, तो डॉक्टर सोनाली घोष आपको पता चली गया होगा कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क में अपॉइंट होने वाली फर्स्ट है, तो आप उससे मिला पा रहे होंगे। प्रीति के बारे में आपको पता होगा, प्रीति अघलियम जो है वो आपका IIT जंजीवार में अपॉइंट हो रही हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अंत में बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। कंट्री या फिर कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। तो एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? श्रीलंका एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, नेपाल एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, एक क्वेश्चन ऑफ द डे है और एक मैंने पूछा था कि मदर टेरेसा जी का जन्म कहाँ हुआ था या फिर वो किस कंट्री से बिलोंग करती थी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।